नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो राजधानी लाइव में बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर आजाद भारत के बाद कांग्रेस की ओर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो पदयात्रा के लिए सोमवार का दिन एक बड़े रिहर्सल के तौर पर देखा गया। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ, वो कांग्रेस के लिए एक बूस्टर डोज की तरह माना जा रहा है। इन प्रदर्शनों से कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं को न सिर्फ अक्टूबर में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए बड़ी उम्मीदें जगी है, बल्कि अब इस दिशा में नई रणनीति बनाने के लिए योजनाएं भी शुरू हुई है। सोमवार को देश भर में हुए कांग्रेस के इस प्रदर्शन को उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद के सबसे बड़े और पहले प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। दिल्ली में सोमवार को हुए धरना प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास कहते हैं कि उनका ये संघर्ष और आंदोलन सत्य और अहिंसा के लिए है। उनकी पार्टी इसी मार्ग पर चलते हुए अपने सभी आंदोलनों को आगे बढ़ाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल कल का दिन कांग्रेस के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ देश भर में कांग्रेस का, उसमें एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट इस बार दिखी है। लगातार गुटबाजी दिख रही थी, लेकिन इस बार एकजुटता कांग्रेस की किस तरीके से जनता ने देखी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल ईडी के द्वारा राहुल गांधी को बुलाया गया था और उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, तमाम बड़े नेताओं की बात करें, उन्होंने सत्याग्रह के नाम से एक प्रदर्शन रखा गया था कि जब जब ईडी जो है वो राहुल गांधी को जब बुलाएंगे वो इसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे। मगर ये उम्मीद नहीं थी कि ये प्रदर्शन जो है वो इतनी बड़ी संख्या के अंदर किया जाएगा या फिर हर राज्य के अंदर किया जाएगा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा पहले भी कई प्रदर्शन किए गए, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन थे वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर नहीं आते थे। और लगातार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट थी उसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को मिलता हुआ नजर आता था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कल ईडी के द्वारा राहुल गांधी को ईडी कार्यालय बुलाया गया था, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे, सांसद थे या फिर मंत्री थे, वो कहीं ना कहीं ईडी कार्यालय के बाहर देखने को मिले। लगातार कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की बात करें, जो कह सकते हैं सीएम है, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली जो ईडी कार्यालय है उसके बाहर देखने को मिले। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी कल ईडी कार्यालय तक आई थी। मगर लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी से लगभग कह सकते हैं 8.5 घंटे के करीब जो है वो पूछताछ की गई। पहले लगभग 3 घंटे के करीब पूछताछ की गई थी। उसके बाद में राहुल गांधी को घर जाने की अनुमति दे दी गई थी। राहुल गांधी पहले घर गए, उसके बाद में वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए सर गंगाराम अस्पताल में गए और उसके बाद में फिर दोबारा से ईडी ने अपने कार्यालय के अंदर बुलाया। फिर उसके बाद में लगभग कहते रात 9 बजे तक पूछताछ चली। फिर उसके बाद में फिर अगले दिन यानी कि आज के लिए फिर दोबारा से ईडी के सामने समक्ष पेश होंगे राहुल गांधी। और लगातार राहुल गांधी के जवाब से जो ईडी थे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आए, इसीलिए शायद आज भी दोबारा से पूछताछ की जाएगी। मगर क्या आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं कमजोर माना जा रहा था, मगर कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन देखने को मिला, लगातार सड़कों की बात करें या फिर कहे ईडी कार्यालय की बात करें, कांग्रेस कार्यालय की बात करें या फिर तमाम राज्यों के अंदर जहां भी ईडी के कार्यालय थे, वहां तमाम जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा था। और ये भी कहा जा रहा था केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी जो है वो काम कर रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। जी ठीक है राजीव, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि जब जब राहुल गांधी को बुलाया जाएगा तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, आज एक बार फिर से राहुल गांधी की पेशी है ईडी के सामने, क्या आज भी ऐसा प्रदर्शन होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो उन्होंने कहा था
कि लगातार कहीं ना कहीं जब जब राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी को ईडी के बुलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं तब तब प्रदर्शन किया जाएगा। मगर कल जिस तरीके से लगभग 8.5 घंटे के करीब जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी और उसके बाद में राहुल गांधी को फिर अगले दिन के लिए ईडी के समक्ष पेश होने के लिए बोल दिया गया। यानी कि आज भी लगभग 11 बजे के करीब जो है ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। मगर यहाँ पर बात करें आज के प्रदर्शन की तो बिल्कुल कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आज भी प्रदर्शन कर सकते हैं और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को जो राहत दी गई थी यानी कि कोरोना पॉजिटिव के चलते उनको भी कहीं ना कहीं अब 23 जून को जो ईडी के समक्ष पेश होना होगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं इसका प्रदर्शन से कहीं ना कहीं ईडी की और केंद्र सरकार की जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो एकजुट पहले नहीं देखने को मिल रही थी, इस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं वो एकजुट होती नजर आ रही है और काफी बड़ी संख्या के अंदर ये प्रदर्शन किया गया और इसका नाम जो रखा गया वो था सत्याग्रह, यानी कि सत्य के साथ साथ चलने वाले जो लोग। मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था कल ईडी कार्यालय के बाहर भी देखने को मिला, जमीन पर बैठ गए लोग बाग और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, कांग्रेस पी चिदम्बरम की बात करें या फिर कहे अशोक गहलोत की बात करें, इन सबको पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं अरेस्ट भी किया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात करें चौधरी अनिल कुमार जी, वो भी ईडी कार्यालय तक आए थे, उनको भी अरेस्ट किया। यूथ कांग्रेस के जो नेशनल अध्यक्ष हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। मगर इन सभी को लगभग रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब इनको छोड़ भी दिया गया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आज के प्रदर्शन की बात करें तो आज भी बिल्कुल कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार पुलिस सुरक्षा बनाई गई है और ईडी कार्यालय के बाहर भी लगभग 4 लेयर की जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है। जी राजीव, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है, पद यात्रा जो है कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस कह रही है कि हम भारत को एकजुट करेंगे, अक्टूबर से यात्रा जो है वो शुरू होगी। उसके लिए ये जो कल का प्रदर्शन था उसको एक रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस इसमें रिहर्सल कर रही है। तो कहीं ना कहीं बात ये साफ है, अगर देखा जाए इसी तरीके से तो रिहर्सल में कांग्रेस पास हो गई है, यानी कि आगे जो भारत जोड़ो पद यात्रा होगी वो इससे भी ज्यादा खास होगी, इससे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ होगी। देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें सत्याग्रह की तो लगातार कांग्रेस की पद यात्रा की बात करें, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इसको ट्रायल के तौर पर देखती हुई नजर आती है और जिस तरीके से कल प्रदर्शन देखने को ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं जानकारी आपसे लेती रहूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात एक बार फिर से दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस का कल प्रदर्शन हुआ और आज एक बार फिर से ये प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जरा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, मैं जानना चाह रही थी आपसे कि ये जो रिहर्सल के तौर पर देखी गई है, क्या जो भारत जोड़ो पद यात्रा होगी वो इससे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ, इससे भी ज्यादा खास होगी? देखिए बिल्कुल सही बात करी है भाई। ये बात करें इस तरीके से अब पद यात्रा की तो पद यात्रा कहीं ना कहीं काफी बड़ी संख्या में किया जा सकता है और लगातार कहीं ना कहीं भारत छोड़ो के लिए जो पद यात्रा की जाएगी वो कहीं ना कहीं अहम देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से कल प्रदर्शन देखने को मिला ये एक ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा था, मगर आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस जो है वो बल प्रयोग यानी कि बल के साथ साथ अपना जो कह सकते हैं प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। मगर कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को काफी हद तक ट्रायल माना जा रहा था और कहीं ना कहीं ये सफल जो है वो सफल भी होता हुआ नजर आया। मगर लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता थी वो कमजोर देखने को मिल रही थी। अब वो कहीं ना कहीं एकजुटता जो है वो कहीं ना कहीं एक साथ होती हुई नजर आ रही है। तमाम नेताओं की बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, वो सब अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट थी
वो कहीं ना कहीं अब जुड़ती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से कल ईडी के सामने राहुल गांधी पेश हुए, लगभग 8.5 घंटे की पूछताछ हुई, उसके अंदर कहीं ना कहीं काफी सवालों के जवाब जो है वो राहुल गांधी नहीं देने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ईडी जो है उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। मगर यहाँ पर आज के लिए दोबारा से बुलाया गया है ईडी के समक्ष। तो ईडी के समक्ष राहुल गांधी आज पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे, ये जरूर देखना होगा। मगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होंगे वो किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, क्या दोबारा से मार्च किया जाएगा, क्योंकि कल राहुल गांधी की गाड़ी के साथ साथ तमाम हजारों की संख्या के जो कार्यकर्ता थे वो ईडी कार्यालय तक पहुंचे थे, और लगातार वहां पर प्रदर्शन भी किया गया, सड़कों पर बैठ गए थे। मगर उस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस ने अपना बल प्रयोग जरूर करने को मिला, मगर इतनी बड़ी संख्या में बल प्रयोग नहीं करना पड़ा ताकि किसी को चोट आ सके। मगर कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को जरूर छोटी मोटी चोट आई है, मगर उसकी अभी तक पुलिस के पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें प्रदर्शन की और ईडी कार्यालय के अंदर राहुल गांधी के पहुंचने की, तो लगातार दोनों ही चीज देखने को मिल सकती है। राहुल गांधी भी ईडी समक्ष पेश होंगे लगभग 11 बजे के करीब, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं आज प्रदर्शन करते हुए देखने को दोबारा मिल सकते हैं। राजीव, लेकिन जिस तरीके से कल पुलिस ने पुलिस बल का प्रयोग किया और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को रोका गया, कहीं ना कहीं हालांकि रुके वो फिर भी नहीं, लेकिन कई कार्यकर्ताओं को, कई बड़े नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। अब इससे सबक लेकर दिल्ली पुलिस ने आज के लिए क्या कुछ तैयारियां की है, क्योंकि प्रदर्शन आज भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग की, कल जिस तरीके से किया गया था उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर बल प्रयोग नहीं किया था, मगर हाँ जबरन उनको अरेस्ट जरूर किया गया था, और लगभग 11:30 बजे तक उनको अरेस्ट करके रखा गया था। मगर यहाँ की बात करें आज के प्रदर्शन की या फिर क्या है पुलिस सुरक्षा की, तो पुलिस सुरक्षा बिल्कुल की गई है। लगातार कांग्रेस के जो कार्यालय है उसके चारों तरफ जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, ताकि यहाँ तक किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जाए, चाहे वो मीडिया के कर्मी भी हो। मीडिया के कर्मी हैं तो उनको आई कार्ड के द्वारा ही, यानी कि उनके जो पहचान पत्र होगा उसके द्वारा ही कांग्रेस ऑफिस तक जाने दिया जा रहा है, मगर उनकी गाड़ियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही कांग्रेस के बड़े लोग हैं या फिर उनकी गाड़ियां हैं उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बात करें ईडी कार्यालय के, तो ईडी कार्यालय पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की 4 लेयर की सुरक्षा कवच बनाया गया है, ताकि यहां तक कोई भी नहीं आ सके। मगर कल जिस तरीके से कार्यकर्ता जब पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था, उससे कहीं ना कहीं वो जो 4 लेयर की जो सुरक्षा थी वो जरूर कहीं ना कहीं 1 लेयर की जो सुरक्षा थी वो कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूर कोशिश की गई थी, जिसको लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया। मगर आज भी इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को मिल सकती है, और प्रदर्शन किस तरीके का होगा ये भी जरूर देखना होगा। मगर यहाँ बात करें कांग्रेस राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी आज ईडी के सवालों का किस तरीके से जवाब देते हैं, क्या कल उनको दोबारा से बुलाया जाएगा और या फिर आज कितने घंटों की पूछताछ की जाएगी, ये जरूर देखना होगा। मगर कल रात तक राहुल गांधी से जरूर पूछताछ की गई है, और राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा था कि अगर आप लोगों को मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो क्या मैं डिनर करके आ जाता हूं, फिर पूरी रात आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जवाब दिए गए थे, उससे कहीं ना कहीं ईडी संतुष्ट होती हुई नहीं नजर आई, और लगातार आज भी पूछताछ इसी तरीके से देखने को मिल सकती है। जी ठीक है, आज की पूछताछ में क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्यों कुछ सवालों की कोई लिस्ट, कोई फहरिस्त जारी हुई? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। आज के पत्र में क्या पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से राहुल गांधी जवाब देंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मगर हाँ ये जरूर है, जो पैसे का लेन देन था या फिर कहें जो इतना पुराना केस था उसको लेकर जरूर राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। और राहुल गांधी से कुछ कल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे, वो राहुल गांधी नहीं लेके गए थे, शायद हो सकता है आज वो डॉक्यूमेंट्स ईडी के समक्ष पेश करें। मगर तमाम सवालों का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी किस तरीके से देंगे ये जरूर देखना होगा आज की पूछताछ के अंदर। मगर कांग्रेस की जो रैली होगी या फिर प्रदर्शन होगा वो किस तरीके से होगा ये जरूर देखना होगा। मगर राहुल गांधी के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं खड़े होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे। आज कितने बजे राहुल गांधी की पेशी होने वाली थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कुछ प्लान है आज का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की आज कितने बजे की पेशी होगी, वो लगभग 11 बजे के करीब ही कल पेश हुए थे, और आज भी 11 बजे के करीब ही उनको बुलाया गया है। तो यह कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो ईडी के समक्ष पेश होंगे वो 11 बजे के करीब होंगे। तमाम जो कार्यकर्ता होंगे आज भी उसी तरीके से उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो चौधरी अनिल कुमार जी हो या फिर श्रीनिवासन हो जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या फिर और जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं दोबारा से जाने की कोशिश करेंगे। मगर देखना होगा क्या आज राहुल गांधी के साथ उनके कार्यकर्ता पहुंच पाते हैं ईडी कार्यालय तक या नहीं पहुंच पाते हैं। मगर ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं। आज चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से शुरू होकर ये बैठक दोपहर 2 बजे तक चलेगी। ये बैठक पंजाब बीजेपी के जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, पीवीएस चुनाव उम्मीदवारों, 2022 बीजेपी पंजाब लोकसभा प्रभारी, मंडल अध्यक्षों और मंडल महासचिवों की मौजूदगी में होगी। बैठक की अध्यक्षता पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा करेंगे। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक स्थिति और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के संबंध में चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज पंजाब बीजेपी की बैठक होने जा रही है, किन मायनों में ये बैठक जो है वो अहम रहने वाली है? ये कई मायने में से कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर आप कंसिडर करें तो पहले तो जो हम क्लियर कह सकते हैं कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे उसको लेकर सारी डिस्कशंस की जा सकती हैं कि आखिर जो 8 साल बीजेपी की सरकार रही है उनका क्या फायदा है और बीजेपी पंजाब के अंदर स्प्रेड कर सकती है। देख सकते हैं कि इस मीटिंग में किन को बुलाया गया, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, सभी कैंडिडेट जिन्होंने 2022 के इलेक्शन में कंटेस्ट किया था उन सबको इकट्ठा किया गया ताकि एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके दोबारा शुरू से ही। अगर हम कहेंगे हमारे हिसाब से 2022 इलेक्शन अभी खत्म हुआ है, पर बीजेपी अभी से कमर कसती हुई नजर आ रही है कि जो आने वाली जो अगली इलेक्शन है उसके लिए अपना प्लेटफॉर्म शुरू से तैयार करके रख सके। और इसके लिए ही ये मीटिंग लगातार देखिए कई बड़े चेहरे हैं अपनी तौर पर कुछ समय पहले कांग्रेस से छोड़ के लाए गए, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रधान सब शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी अपना फुटफोर्स पंजाब में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है और एक्टिव कर रही है और उसके लिए शुरू से ही तैयारियां कर रही है। ये मीटिंग भी उसी एक कड़ी में एक अहम मीटिंग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि संगरूर लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें हिस्सा लेने के लिए ऑलरेडी बीजेपी अपना कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी है और उसके लिए वो लगातार ही अगर हम क्या कैंपेन करें, अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि बीजेपी कहाँ कामयाब रही है, उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए ये अगर हम कहें बाई इलेक्शंस की तैयारियां रही। पर इससे भी हटके अगर हम कहें तो बीजेपी आगे की सोच रही है, अगले आने वाले इलेक्शंस के लिए वो अभी से बीजेपी का ग्राउंड तैयार करी, ना ही किसी अलायंस के साथ खुद का अपना ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और जितने भी कैंडिडेट बीजेपी के थे उन सबको बुलाया गया, उन सबसे बातचीत की जाएगी, उन सबसे रिव्यूज दिए जाएंगे। कुछ समय पहले भी एक मीटिंग हुई, उसमें भी हम कह सकते हैं कि यही पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव रखे गए थे, उन्हें ग्राउंड लेवल पे तैयार किया गया था बकायदा। चाहे हम सीनियर नेताओं की बात करें जो बाहर थे, उनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने बीजेपी को कैसे ग्राउंड लेवल पे रिप्रेजेंट करना है, आपने कैसे बीजेपी को अपने वर्कर्स के बीच में रिप्रेजेंट करना है, आप किन किन पॉइंट्स पे लोगों के बीच में जाने वाले हैं, किन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हम कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी अपनी तरफ से मीटिंग्स करती रही है, अपने अधिकारियों, अपने अध्यक्षों के साथ मीटिंग करती रही है ताकि वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रह सके, अपनी तरफ से एक स्टैंड, एक ग्राउंड हम बोलते हैं कि बीजेपी अपने बेस ये लेके चलिए, उन पर्सपेक्टिव्स को लेकर बीजेपी लगातार खड़ी रही है और अपने जो इनका मॉडस ऑपरेंडी रहता है या फिर उनके जिस हिसाब से बीजेपी वर्क करती है उन सब चीजों को दोबारा से हाईलाइट रेगुलरली किया जा रहा है। जी ठीक है, आज की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है। कौन कौन बैठक में मौजूद होगा और जिस तरीके से अध्यक्षता कर रहे हैं अश्विनी शर्मा, और किन किन जो तमाम बड़े यहाँ पर नेता अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में। इसके इतर जिस तरीके से आपने बताया कि 8 साल जो पूरे हुए उस पर चर्चा होगी। इससे इतर कल देखिए, कल पंजाब में बीजेपी ने एक छोटा सा प्रदर्शन भी अपना किया था, क्या उस पर भी इस दौरान जिक्र होगा? देखिए प्रदर्शन का मोस्ट प्रॉब्ली जिक्र नहीं होगा। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कल प्रदर्शन उनकी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किया गया था, पर उसका हम कह सकते हैं कि मीटिंग का जिक्र ना के बराबर हो। अगर हम कहें इस मीटिंग में कई पहलू हैं, सीधे तौर पे कहें कि खुद अश्विनी शर्मा जो अभी मौजूदा प्रधान है उनकी टेन्योर भी खत्म होने वाली है, तो इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि टेन्योर खत्म होने वाली है कि नए प्रधान कौन हो सकते हैं, या आप अपना ओपिनियन दें। तो एक ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आज की मीटिंग में नए होने वाले प्रधान क्या अश्विनी शर्मा कंटिन्यू करेंगे या नया प्रधान कोई और चुना जाएगा, ये एक बड़ा पॉइंट है क्योंकि उनका टेन्योर खत्म होने वाला, तो एक ये पॉइंट हो सकता है। उसके लिए सभी जिला अध्यक्षों से ये हम कह सकते हैं कि मेजर पॉइंट रहने वाला है। सभी जिला अध्यक्ष बीजेपी के यहाँ मौजूद होने वाले, सभी कैंडिडेट्स यहाँ मौजूद जिन्होंने इलेक्शन लड़े वो सब रहेंगे। सभी अगर हम कह सकते हैं कि नए कांग्रेस से जितने भी आए, अगर हम कहें कि बड़े चेहरे कांग्रेस से बीजेपी शामिल, चाहे वो सुनील जाखड़, चाहे वो बलबीर सिद्धू, चाहे राजकुमार वेरका, वो सब लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोबारा मंथन की बात की जा सकती है। इसमें अब दो चीजें हो सकते हैं, इस मंथन से हम देख सकते हैं कि बीजेपी की रूपरेखा क्या रहेगी पंजाब के अंदर, या फिर दूसरी रूपरेखा ये रहेगी
कि पंजाब बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना है, क्या अध्यक्ष चेंज होगा, लोगों से फीडबैक लिए जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए जा सकते हैं कि कैसा रहा अश्विनी शर्मा का पूरा कार्यभार, कि जब तक वो प्रधान थे क्या बीजेपी को फायदा हुआ, क्या बीजेपी ने उस लेवल पे परफॉर्म किया जो एक्सपेक्ट किया जाता है। तो उस चीज को भी फैक्टर इन किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इस फैक्टर को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि इस मीटिंग में अश्विनी शर्मा का रिपोर्ट कार्ड सभी विधायकों से, सभी अगर हम कहें कि अगर हम कहें पार्टी कार्यकर्ताओं से, सभी जिला प्रधानों से दिया जा सकता है कि आखिर अश्विनी शर्मा का जो टेन्योर था वो कैसा रहा। ठीक है, लेकिन अगर मोटा मोटा आंकलन करें अमित, तो किस तरीके का कार्यकाल रहा है अश्विनी शर्मा का? क्योंकि अभी वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंजाब में, बावजूद इसके पंजाब में बीजेपी का जनाधार नहीं बना पाए हैं। देखिए, बीजेपी का जनाधार अगर हम बात करें तो बीजेपी जब अपनी वर्किंग देखती है तो वो कई फैक्टर्स देखते हैं। सीट्स, बीजेपी हमेशा से ही अपनी सीट्स को कंसिडर नहीं करती है। बीजेपी शुरू से ही अपना वोट परसेंटेज देखती है कि क्या लोगों के बीच में हमारी ग्रोथ हुई, क्या पार्टी का इन्फ्लुएंस लोगों के बीच में बढ़ा, वो उनकी हमेशा से ही प्रायोरिटी होती है। इस बार अगर हम बात करें तो इस बार माहौल अलग था, क्योंकि काफी लंबे समय से अगर हम कहें कि जो जिनके अलायंस पार्टनर थे अकाली दल से अलग हो गए, वो इलेक्शन लड़े थे। इस बार ऑफकोर्स कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ या ढींसा के साथ इस बार अलायंस था, पर वो अलग सिनेरियो बना था। तो इस बार की अगर हम कहें कि इलेक्शन का परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करेगा जितना कि इलेक्शन में जो वोट परसेंटेज रही है वो एक फैक्टर रहेगा। तो ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद ही शायद अगर हम कहें कि बीजेपी हाईकमान नए चेहरे का चयन करेगी या फिर ये पुराना चेहरा रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी अटकलें चल रही है, चेहरा तो बदलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स नॉर्मली हम देखते हैं कि टेन्योर खत्म होने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि चेहरा रिटेन हो। पर अब ये देखना होगा कि जो टेन्योर रहा वो अच्छा रहा या बुरा, ये बीजेपी हाईकमान अपने खुद के कार्यकर्ताओं से डिसाइड कराते हैं। ये हम कह सकते हैं कि खासियत रही है कि शुरू से लेके एंड तक जो पार्टी के लो लेवल वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, वो शुरू से लेके अंत तक, ऊपर तक उनका मैसेज आता है और वो बताते हैं कि क्या जो प्रधान था, जो सबसे ऊपर काम कर रहे थे, क्या उनको लगा कि उन्होंने मेहनत किया। ये एक फैक्टर रहता है। जी ठीक है अमित, इसके साथ और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए ये बैठक काफी लंबी रहने वाली है, लगभग 11 बजे शुरू होकर 2 बजे तक का समय दिया गया है बैठक का। हाँ, समय इधर उधर हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इतने ज्यादा घंटों की बैठक में कौन कौन से मुद्दे जो हैं जो वो बीजेपी के लिए अहम रहने वाले हैं इन मुद्दों के इतर? देखिए, मुद्दों की अगर मैं बात कर लूं, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स रिव्यू होगा कि इलेक्शन में हम कहाँ कहाँ चुके, कहाँ कहाँ हमारे इंप्रूवमेंट रही, कहाँ हमें जरूरत है, कहाँ कहाँ हमें अपनी पार्टी का इंफ्लुएंस बढ़ाने की जरूरत है, क्या नई चेहरे लाने की जरूरत है। जो क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस से नए चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या उनके लिए अलग ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ बड़े ठीक है चेहरे अमित, आप शामिल बने रहिए हमारे साथ, जानकारी में आपसे लेती रहूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात पंजाब की करें तो जहां पर आज चंडीगढ़ में आम आदमी माफ कीजिएगा पंजाब में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। जरा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी की इस बैठक में जो मुद्दे रहने वाले उन पर हम जिक्र कर रहे थे। देखिए, सीधे तौर पर बात करें कि जो मुद्दे हैं वो पार्टी इलेक्शंस को लेकर इस बार प्रायोरिटाइज करेगी। सीधे तौर पे अगर हम कहें कि संगरूर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएगा कि उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस से आए बड़े चेहरे को दोबारा से अगर हम कहें बाई इलेक्शन में नाम दिया गया या मौका दिया गया, तो सवाल ये है कि क्या ये स्टेप सही रहा, उसमें लोगों की ओपिनियन लिए जाएंगे, कार्यकर्ताओं के ओपिनियन लिए जाएंगे, पार्टी का कितना असर हो रहा है वो ओपिनियन लिए जाएंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि किस तरह की पार्टी कार्यशील
रही है कि क्या नए चेहरे जुड़े हैं, क्या पार्टी का इन्फ्लुएंस पंजाब में बढ़ा है, उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कोई बड़े चेहरे, क्योंकि देखिए सुनील जाखड़ एक चीज क्लियर कर चुके हैं कि जब पिछली बार अगर हम कहें, चाहे हम बलबीर सिद्धू की बात कर लें, चाहे कीर्ति ढिल्लों की बात कर लें, जैसे तौर पे हम बात कर लें कि विराज कुमार वेरका की, ये सभी बड़े चेहरे जब भाजपा में शामिल हुए थे, तो सुनील जाखड़ ने एक बात बहुत इनडायरेक्टली कही थी कि धीरे धीरे कांग्रेस पूरी तरह खाली हो जाएगी, क्योंकि वो सभी चेहरे छोड़ के जा रहे हैं तो ये कड़ी रुकने नहीं वाली। तो एक चीज उन्होंने एक हिंट दे दिया था कि अभी भी कांग्रेस से और भी बड़े चेहरे होके अलग होके भाजपा में आ सकते हैं। तो इसको लेकर भी डिस्कशन हो सकती है कि क्या भाजपा में और बड़े चेहरे आने चाहिए, क्योंकि लगातार विरोधी इस बात पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा, अगर माफ कीजिएगा, कि बीजेपी में लगातार वही चेहरे आ रहे हैं दूसरी पार्टीज के, उनमें किसी कोई नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वो लगातार दूसरी पार्टीज के बड़े चेहरे तोड़ के अपने में ला रहे हैं। तो क्या भाजपा खुद में कोई केपेबल नहीं समझ रही कि उनको प्लेटफॉर्म पे अपग्रेड किया जाए या ऊपर तक लाया जा सके? तो इसको लेकर लगातार ये बात की जा रही है कि सभी विरोधियों को इकट्ठा करते हुए बीजेपी नजर आ रही है और शायद एक अमेलगम बन के रह जाएगी। तो इसमें भी शायद कहीं ना कहीं विचार चर्चा की जा सकती है। जी ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर कड़ा रुख अपना रही है। हाल ही में भड़की हिंसा के बाद यूपी में जहां ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में रविवार को शहर में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप के घर पर को जमेदोज कर दिया गया। अब यूपी सरकार की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई पर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि कोर्ट यूपी सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई भी विध्वंस नहीं किया जाए। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने आवेदन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियमित कानून और नगरपालिका कानून के उल्लंघन में ध्वस्त किए गए घरों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान स्थिति और अधिक चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उत्तर पश्चिम दिल्ली में इसी तरीके की परिस्थितियों में एक दंडात्मक उपाय के रूप में किए जा रहे विध्वंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में शुक्रवार यानी 10 जून को हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपना रखा है। यूपी में हिंसा फैलाने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला तो इस पर सियासी हंगामा भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे कानून का उल्लंघन बताया और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता ऐसे एक्शन को सही ठहरा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की ही उपद्रवियों का जवाब दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि अब जमीयत उलेमाए हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उन्होंने एक याचिका लगाई है जिसमें योगी सरकार को निर्देश देने की मांग की है। देखिए उसका बिल्कुल जायज सी बात है क्योंकि जिस तरह से कानपुर की हिंसा, सहारनपुर की हिंसा, देवबंद हो, मेरठ हो, सभी जगह जो हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सख्त रुख अपना रही है और जो उपद्रवी इसमें शामिल थी उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का सरकार काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि हाल में ही भड़की हिंसा के बाद यूपी में जहां ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई तो दूसरी प्रयागराज में रविवार को जो है वो जो मेन था जावेद पंप, उनके घर पर जो है बुलडोजर चलने का काम किया गया है और उसको जमींदोज करने का काम किया गया है। यूपी सरकार की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई पर जो जमीयत उलेमा है वो कहीं ना कहीं कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट के बाद साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से
तरफ रुख करते हुए कहा है कि जो सरकार की जो असंवैधानिक कार्रवाई है उसको रोकने का काम किया जाए। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विध्वंस किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो इस विध्वंस को रोकने का काम किया है। जमीयत उलेमा हिंद के अपने आवेदन में कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम कानून और नगर पालिकाओं कानून के उल्लंघन में ध्वस्त किए गए घरों की जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। और कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान स्थिति में जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से घर गिराए जा रहे हैं या कार्रवाई की जा रही बुलडोजर, वो काफी चिंताजनक है। और पहले ही उत्तरी पश्चिम में दिल्ली में इस तरह की परिस्थितियों पर एक दंडात्मक उपाय के रूप में किए जा रहे विध्वंस पर रोक लगाने का आदेश किया गया है। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों में शुक्रवार 10 जून की हिंसा के बाद योगी सरकार ने सख्त उतराया है, तो वहीं विपक्ष भी इस जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो वहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो क्या है कि दिल्ली की जो जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, उसको रोकने का काम किया। उसी तर्ज पे ये कहा है जमीयत उलेमा हिंद जो है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि इसको रोक लगाया जाए और जो विध्वंस लगातार जो यूं कहें कि जो कार्रवाई बुलडोजर की जाए उसको रोक लगाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निर्देशित करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में और इसका हवाला भी दिया गया है कि अभी जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो तमाम वहां पर विध्वंस हो रहा था, वहां पर कार्रवाई हो रही थी बुलडोजर की, वहां पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत तत्काल प्रभाव से। तो इसी का हवाला देकर यह कहा गया है कि इस विध्वंस को भी रोका जाए। अब इस पर किस तरीके के फैसले हो सकते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, अभी फिलहाल बीजेपी की कोई प्रक्रिया नहीं आई, या कह सकते हैं कि कोई बयान नहीं आया है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, जो 15वीं इसमें शामिल थे, और जमीयत उलेमा हिंद जो जिस तरह से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो जाहिर सी बात है न्यायालय जाने का सबका अधिकार है। और उसी अधिकार को देखते हुए जमीयत उलेमा हिंद कोर्ट गई है, और कहीं ना कहीं सरकार की इस कार्रवाई को रोकने के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि न्यायालय आखिरकार क्या दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह से इस कार्रवाई को दिल्ली में बुलडोजर चला था उसको रोकने का काम किया गया था, तो क्या उसी भी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है, उपद्रवियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो रोकी जा सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा साफ है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो इस उपद्रव में, जो इस हिंसा में शामिल था, उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरह का बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जावेद पंत की बात की जाए, तो हयात की बात की जाए, तो लगातार आरोपी जो कहें कि जो हिंसा में शामिल थे उनको कहीं ना कहीं चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, और चिन्हित उनकी संपत्ति, उनके चाहे सगे संबंधी हो, चाहे खुद वो हो, मास्टरमाइंड हो, उनको उनकी संपत्तियों को रोकने का, कई ऐसी संपत्ति थी जिसको चिन्हित करके बुलडोजर चलाने का काम किया गया। और अब ये देखने बात होगी कि जमीयत उलेमा हिंद के न्यायालय जाने के बाद क्या सरकार के बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश की जो चल रही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही बुलडोजर, उस पर रोक लग पाएगी। थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन ऐसे ही कई मुस्लिम संगठन हैं जो इस तरीके से इन तमाम कार्रवाई का विरोध करते हैं, लेकिन क्या ये जो उपद्रव हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कभी की गई? देखिए, बिल्कुल लगातार जो मौलाना हैं, यूं कहे जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने अपील करी थी कि इस तरह की जो हिंसा है वो ना करे, और कहीं ना कहीं इस पे किसी प्रकार की जो कह सकते हैं कि इसको रोकने का काम किया जाए और कोई भी हिंसा में शामिल ना हो, ऐसा अपील की जाए। लेकिन जाहिर सी बात, जो बात आपने मुस्कान कही बिल्कुल सही बात, कि अगर ये सभी धर्मगुरु चाहे तो ये इस पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल किसी प्रकार की ऐसी बात सामने यूं कहे कि अभी किसी प्रकार का कोई भी बयान इस तरह के सामने नहीं आया। लेकिन पहले ही इस तरह की जो हिंसा जब शुरुआत हुई थी, तो आगे आकर तमाम जो धर्मगुरु हैं उनको आगे आकर रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरह की रोकने की बयान अभी तक नहीं सामने आए। ठीक है, कांग्रेस का इस पर कुछ कहना है, विपक्ष क्या कुछ कह रहा है इस पर, समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? क्योंकि बीजेपी सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है, लेकिन क्या जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का वो इन्हीं संगठनों के साथ है और कार्रवाई का विरोध कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि विपक्ष बैठे हैं और सभी को अपनी राजनीति चमकानी है, और कहीं जहां जनता इस काम को, जो उपद्रवियों पर खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको सराहने का काम कर रही है, लेकिन वहीं विपक्ष भी इनके साथ नजर आता है, उपद्रवियों के साथ सामने नजर आ रहा है। और साफ तौर पे इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कहा गया है कि
इस तरह की जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगाया जाए और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को रोकने का काम किया जाए। और सत्ताधारी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए बात विपक्ष भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी इस बात को कह रही है कि ये कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से गलत हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल और ड्राइवरों के पदों के लिए पूरे राज्य में 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक लिखित परीक्षा होगी। इससे पहले ये परीक्षा गत 27 मार्च को आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के कारण प्रदेश सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। अब पेपर लीक मामले की पुलिस की विशेष जांच टीम यानी SIL जो है वो जांच कर रही है। 1334 पदों पर कांस्टेबलों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परिणाम परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा गत 3 मार्च को हुई थी। इसमें 60,454 पुरुष, 14,653 महिलाएं और 696 आरक्षित चालक PET के आधार पर उत्तीर्ण हुए थे। उम्मीदवारों को अब नए सिरे से रखी लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कांस्टेबलों की भर्ती के पेपर लीक मामले में अभी तक कुल 121 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। 90 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। देश के 8 राज्यों में पेपर लीक मामले में किंगपिन शिव बहादुर की गिरफ्तारी वाराणसी से हुई है। गिरफ्तार लोग में बिहार के 5 आरोपी भी शामिल हैं जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। यहाँ पेपर की छपाई की गई थी। प्रदेश के 8 जिलों में पेपर बेचा गया था। पहले सरकार ने यह मामला SIT को जांच के लिए सौंपा था। विपक्ष के नेताओं के विरोध के बाद दबाव में आकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह मामला CBI को जांच के लिए सौंपा। अभी CBI ने जांच शुरू नहीं की है। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से संवाददाता हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, फिलहाल जो तरीके से बात की जाए अगर पेपर लीक मामले की, तो पेपर लीक मामला जो अभी 27 तारीख को लगातार पेपर लीक हुए उसके बाद से ही सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी कर रही थी। विपक्ष जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था। बावजूद इसके अब ये परीक्षा जो है वो एक बार फिर से इतने लंबे समय के बाद लगभग 2 महीने के बाद आयोजित की जा रही है। किस तरीके से परीक्षार्थियों में, अभ्यर्थियों में उत्साह? परीक्षा थी उसे पहले 27 मार्च को रखा गया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसे जो है प्रदेश सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से जो है परीक्षा 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में प्रदेश भर के जो सेंटर बनाए जाएंगे उसमें यह फिर से परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है। परीक्षा आयोजित दोबारा की जा रही है, लेकिन पेपर लीक मामले में अभी तक गिरफ्तारियां हो चुके हैं 121। उस मामले में क्या कुछ अपडेट? जी, इस मामले में अभी तक पुलिस ने लगभग 121 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें आपको बता दें कि 90 जो है इसमें अभ्यर्थी शामिल है और देश भर के लगभग 8 राज्यों से जो है पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आपको बता दें कि बिहार से जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि यह लोग इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे जहां से यह पेपर लीक छापा गया और इसको लीक किया गया। ठीक है, फिलहाल अब ये जो परीक्षा होने जा रही है इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं सरकार की, हिमांशु? जी, ये जो परीक्षा है, जिस प्रकार से पहले जो है परीक्षा पेपर जो है लीक हो गया, तो उसको लेकर अब सरकार मजबूत रणनीति बना रही है और किसी न किसी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इस बार पूरी तरह से मजबूत सरकार की तरफ से रखी जाएगी, ताकि फिर से यह जो है पेपर लीक ना हो सके। और कहीं ना कहीं जो भी विपक्ष है उसकी तरफ से भी जो है दबाव सरकार पर बनाया जा रहा था, जिसके बाद जो है सरकार ने यह जांच SIT को जांच के लिए
यह जो मामला है SIT को जांच के लिए सौंपा था, लेकिन जो है विपक्ष के विरोध के बाद इस मामले को सरकार ने CBI को जांच के लिए सौंप दिया था। और अब जो है, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि इसमें जो है CBI जांच नहीं कर रही है और अभी तक लगभग 121 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। तैयारियों के बारे में थोड़ा जिक्र करें हिमांशु। तैयारियों की तो यही है कि तैयारियां जो है अब पुलिस विभाग भी कर रहा है कि फिर से जो है इस प्रकार का मामला सामने ना आए और जो पेपर लीक हुआ था वह फिर से लीक ना हो सके और अभ्यर्थी जो भी इसमें भाग लेंगे वह अच्छे से एक बार परीक्षा दे सके। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, उसके बाद एक बार फिर से ये पेपर जो है वो होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि पेपर लीक मामला जिसमें लगातार सरकार की किरकिरी हुई, काफ़ी ज़्यादा किरकिरी इस दौरान सरकार को झेलनी पड़ी, क्योंकि ये जो पेपर लीक हुआ उसमें कई जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी थे उनका भविष्य दांव पर था। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और 20 जून तक चलेगा। इस दौरान राज्य की बीजेपी सरकार 64,000 करोड़ का बजट पेश करेगी। साथ ही इस सत्र में कई बिल भी पेश किए जाएंगे। चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के 10 दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले सोमवार को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अब उनका ध्यान साल 2025 तक उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। अब राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे हो जाएंगे। मेरी नजर में इस लक्ष्य को लेकर हासिल करने पर नजरें टिकी हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना मेरी निजी यात्रा नहीं, ये एक सामूहिक यात्रा है। आज शपथ लेने वाला मैं अकेला नहीं, मेरे साथ उत्तराखंड का विकास चाहने वाला हर एक व्यक्ति शपथ ले रहा है। इसलिए राज्य को उस लक्ष्य की ओर ले जाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्करी, फिलहाल आज से बजट की शुरुआत हो रही है, कितना अहम ये बजट इस बार राज्य के लिए हो सकता है और किन किन सौगातों को राज्य को मिल सकती है इस बार? देखिए मुस्कान, विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। आज से शुरू होकर के 30 जून तक ये बजट पूर्व जारी रहेगा। अगर हम बात करें कितना खास रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने आम रायशुमारी के बाद ये बजट पेश करने की बात कही है,
तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश होगा। इसके लिए बजट के जरिए सरकार राज्य के विकास का रोड मैप पेश करेगी। इसके साथ ही बजट घोषणाओं के जरिए नई सरकार का एजेंडा भी सामने आएगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है, यानी आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन शाम 4 बजे खुद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस बजट को पेश करेंगे। जिस तरह से तमाम जानकारियां हैं नई सरकार के गठन के समय मार्च में जिस तरह से सरकार ने शुरू के 4 महीनों के लिए 21,000 करोड़ का लेखा अनुदान पेश किया था। इसके बाद अब सरकार अगस्त से लेकर मार्च 2023 तक के लिए बजट पेश करेगी। ये बजट माना जा रहा है कि नई सरकार का एक तरह से पहला आम बजट होगा। इसमें आगे के सालों के लिए सरकार का रोड मैप भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। इस बजट के दौरान सरकार राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं का ऐलान भी कर सकती है। साथ ही युवा, महिला और कर्मचारियों के लिए भी नई घोषणाएं कर सकती है मुस्कान। इसके अलावा सरकार की अगर हम बात करें, सरकार राज्य में पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी बजट का प्रावधान कर सकती है। वित्त विभाग के जो तमाम आला अधिकारी उनसे भी हमारी बात हुई है। जिस तरह से तमाम सूत्र हैं, उनका कहना है कि मार्च तक के लिए सरकार 41,000 करोड़ के करीब का बजट पेश करेगी। इसके साथ ही नई योजनाओं के साथ ही कर्मचारियों के वेतन भत्तों और तमाम जो अन्य मदों का आय और व्यय भी इसमें शामिल होगा। सरकार ने समाज के सभी वर्गों से बजट को लेकर सुझाव भी लिए थे। मुख्यमंत्री धामी पहले से ही साफ कर चुके हैं कि बजट में जनता के सुझावों को भी शामिल किया गया है। विधानसभा सत्र के लिए सरकार की ओर से तमाम तैयारियां हैं। खुद हमने ग्राउंड जीरो से देखे। जिस तरह से कल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण उन्होंने खुद जो है जो मंडप है विधानसभा का उसका भी पूरा खुद निरीक्षण किया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद और पूरी तैयारी के साथ बजट सत्र को लेकर उतर रही है। क्योंकि कल शाम से जिस तरह से कार्यप्रणाली की बैठक हुई थी, जिस तरह से उसमें मेंबर्स थे, पूरी उसकी क्या होने वाला है 16 जून तक की रूपरेखा अभी तय हुई है। यानी 14, 15, 16 3 दिन की रूपरेखा तैयार हुई। 16 तारीख में फिर से जो सर्वदलीय बैठक है वो की जाएगी। कौन से बिल इस दौरान पेश हो सकते हैं? कहा जा रहा है कि बहुत से बिल पेश होंगे। देखिए, इसमें साफ तौर से अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण और कैग, इस तरह के जो बिल हैं वो सामने आ सकते हैं। और चूंकि अभी खुलासा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक जो विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है उसको हम अपनी आंखों से देख और सुन ना ले तो कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण और कैग जैसे जो बिल हैं वो पेश किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये आम बजट माना जा रहा है। 5वीं विधानसभा का दूसरा ये बजट है। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें उत्तराखंड वासी, उनको सौगात भी मिल सकती है। रोजगार के मुद्दों पर बात हो सकती है, महंगाई पर बात हो सकती है, पलायन पर बात हो सकती है। क्योंकि उत्तराखंड का एक बड़ा जो इश्यू है, बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन है। क्योंकि यहाँ के युवा, अगर हम खासतौर से बात करें, पहाड़ी जिले हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे जिले हो, तो वहाँ से जो युवा है वो अक्सर अपनी रोजी रोटी की तलाश में उनको बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा कोई रोड मैप अभी तक, ऐसा कोई खाका तैयार नहीं, कोई इंडस्ट्रीज जो है उनका मजबूत ढांचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पलायन की रोकथाम के लिए भी सरकार जो है इसमें डिस्कशन कर सकती है। तो ये अगर हम बात करें उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये जो बजट होने जा रहा है 14 से 20 जून तक का उसका। अस्करी, सरकार ने तैयारी तो पूरी कर लिया बजट की, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सरकार गिरती जा रही है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकालीन बजट सत्र नहीं रखा गया है, विधानसभा का सत्र नहीं रखा गया है। विपक्ष इसको लेकर मुखर होगा पूरे तरीके से। बिल्कुल जाहिर है। देखिए, जब से, क्योंकि उत्तराखंड में युवा उत्तराखंड का दर्जा लिए हुए हैं, क्योंकि 22वें साल में प्रवेश कर चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के परिवेश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हर एक पार्टी जो है उसको राजधानी बनाने की बात तो करती है, पैरवी करती है, लेकिन वो हकीकत में नहीं बदल पाता है। जिस तरह से खुद भाजपा की भी दृष्टि पत्र में ये चीज शामिल थी कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वहां पर बजट सत्र आहूत नहीं किया गया है। अगर हमने तमाम नेताओं से भी बात की है, खुद हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है, जो वित्त मंत्री है, जो आज बजट को पेश करेंगे पहले दिन, उनसे भी हमारी बात हुई। तो कहीं ना कहीं
साफ तौर से उनका कहना है कि 2-3 चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो गई थी। राज्यसभा का चुनाव था, फिर चंपावत का उपचुनाव था, तो और उनकी फिर शपथ भी होनी थी मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी की, तो इसके चलते पूरा एक डिस्टर्बेंस हो गया था, जिसके चलते वहां पर गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इसको बहानेबाजी के रूप में भी लिया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम चीजें अगर प्री डिसाइडेड होती और पहले से अगर इन पर कोई निर्णय लिया जाता तो जाहिर है एक टाइम स्पेस के साथ सब चीजें की जा सकती थी। बजट सत्र जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको बनाने की बात की जाती है, बनाया है गैरसैंण को, तो वहां पर बजट सत्र आहूत किया जा सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस खुद मुखर है। हरीश रावत जो है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है 100 लोगों का परिषद ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने कवायद छेड़ी है कि जो प्रदेश सरकार है वो गैरसैंण में बजट सत्र क्यों आहूत नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो भराड़ीसैंण में आज वो अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन कल से वो अपना विरोध दर्ज करेंगे। खुद मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके साथ जो उनके तमाम नेता हैं वो वहां पर शामिल रहेंगे। इसके अलावा खुद जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भराड़ीसैंण गैरसैंण के साथ कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने अन्याय किया है, क्योंकि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी जिस तरह से बनाया है भाजपा ने, तो अगर वहां पर बजट सत्र आहूत नहीं होता है तो फिर वो राजधानी किस काम की, इस तरह की बातें सामने आ रही है। साथ ही महंगाई को लेकर खुद नेता प्रतिपक्ष ने तीखा प्रहार किया है प्रदेश सरकार पर। महंगाई बहुत ज्यादा है और जिस तरह से सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने की बात की जा रही थी, बहुत तमाम एक्सीडेंट्स हुए हैं बीते दिनों, तो उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष जो है आज सदन में घेरने वाले हैं प्रदेश सरकार को। तो कहीं ना कहीं तमाम चुनौतियां हैं और 530 प्रश्न मुस्कान आज जो है लगाए गए हैं विधानसभा के लिए। अब देखना ये होगा कि उन 530 सवालों के कितने पुख्ता जवाब जो है प्रदेश सरकार दे पाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी की, क्योंकि इससे पहले बहुत ही संक्षिप्त एक बजट सत्र हुआ था, तो 2 दिवसीय बजट सत्र हुआ था, लेकिन ये बजट सत्र जो है करीब 1 हफ्ता चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी और इन 7 दिनों में जो है 530 सवाल जो है वो आए हैं। तो 530 सवालों के जवाब में प्रदेश सरकार के पास क्या पुख्ता जवाब है, ये देखने वाली बात होगी। और प्रदेश सरकार रोजगार को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके उत्थान को लेकर क्या कुछ खाका तैयार किए हुए है और किस तरह की सौगात देने वाली है, ये बस जो है आज शाम तक कई हद तक क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज पहला दिन है। और जाहिर है अगर पहला इंप्रेशन आज सही रहेगा सरकार का, तो जाहिर है आपसे तक भी वो सही रहेगा उसका। ठीक है अस्करी, जिस तरीके से तमाम ये जानकारी आपने दी उसमें एक बात साफ जाहिर है कि बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि आम जनता को लुभा लिया जाए किसी भी तरीके से, लेकिन कांग्रेस जो है वो भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी है, यानी कि बतौर विपक्ष कांग्रेस कई मुद्दों को बुलाने की कोशिश करेगी, जिसमें से एक हमने जिक्र किया। और कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसका कांग्रेस भराएगी? देखिए, जिस तरह से चार धाम यात्राओं में तमाम जो दुर्घटनाएं हुई हैं, तमाम ऐसे वीडियोज वायरल हुए हैं जिसमें जो वहाँ घोड़े हैं, खच्चर हैं, उनकी मौतों के वीडियोज, उनकी जो वहाँ पर दुर्गति हुई है, उनकी जो कहीं ना कहीं शव मिले हैं गधों के, खच्चरों के, जो चढ़ाई पर जो यात्री को लेकर जाते हैं और बीमार हैं, इस तरह के पशुओं पर भी कहीं ना कहीं जो है मुखर नजर आई थी कांग्रेस। तो साफ तौर से कहना था कि ये एक तरह से, और एक बेतुका बयान भी इसको लेकर प्रधानमंत्री सतपाल महाराज का आया था, जिस तरह से बहुत उल्लड़ हंगामा भी पिछले दिनों हुआ है, जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा था कि जो गधे हैं, खच्चर है, उनकी पेट में गर्मी हो जाने के कारण वो बीमार हुए और उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है चार धाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी जो है विपक्ष जो है प्रदेश सरकार को घेरने वाला है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।